जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, सभी साथियों का मैं BL लोधा, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम है टॉपर क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं रासो ग्रंथ एवं उनकी विशेषता। और ये आज अपनी जो क्लास है 17वां नंबर की क्लास है। इसके पहले 16 क्लासेस समाप्त हो चुकी है और ये 16 क्लासों की साथियों मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। आप उस प्ले लिस्ट पर जाएगा, आपको पूरी क्लासें वहाँ देखने को मिल जाएगी साथियों। और मैं आपसे पूरा आज वादा करता हूँ साथियों कि आपका पूरा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का साथियों पूरा कोर्स में बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाऊँगा। आप निश्चिंत रहिएगा साथियों, 1-1.5 महीने में आपका ये पूरा कोर्स में करवा दूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं करें साथियों किसी बात की। हर एक चीज़ मैं पढ़ाऊँगा साथियों, हर एक चीज़ पढ़ाऊँगा। ठीक है साथियों, तो एक बार पुनः आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों का मैं आज क्लास में स्वागत करता हूं। और साथियों, आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हर क्लास आपके पास मेरी पहुंच सके और आप बेहतरीन रूप से तैयारी कर सकें। पहला अपन जो आता है साथियों, खुमान रासो आता है, जिनके रचयिता है दलपत विजय और दौलत विजय। इसका एग्जाम में दलपत विजय भी आ सकता है और दौलत विजय भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है साथियों। इस पर आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। कहीं नाम इसका दलपत भी मिलता है और कहीं दौलत भी मिलता है, तो आप दोनों याद रखें, दलपत दौलत दोनों याद रह जाएंगे। इसमें याद रखने की ज़्यादा कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है साथियों। साथियों, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो यार, प्लीज़ आप कम से कम अपने साथियों, और आप जो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप है, आप जहाँ पर भी हो, कम से कम आप 2-4 ग्रुप में इसे सेंड करेंगे साथियों। ये आपके लिए भी सही होगा और मेरे लिए भी सही होगा। आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हो कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। तो बात करते हैं खुमान रासो। खुमान रासो का रचयिता है दलपत विजय, जिसे दौलत विजय भी कहा जाता है साथियों। अब इसमें क्या है, इसमें चित्तौड़ नरेश खुमान द्वितीय के युद्धों का वर्णन किया गया है। यह संदिग्ध प्रमाणिक रचना है, जिसमें क्योंकि इसमें 17वीं सदी के राजा राज सिंह तक का वर्णन मिलता है साथियों, इसलिए इसे संदिग्ध प्रमाणिक रचना माना गया है कि ये आदिकाल का काव्य पढ़ रहे हैं साथियों। और आदिकाल के काव्य में 17वीं सदी तक के जो राजा थे राज सिंह साथियों, उनका वर्णन मिलता है, इसलिए इसको संदिग्ध प्रमाणिक रचना माना जाता है। अब आप ध्यान रखें साथियों, जो आदिकाल की समय सीमा है, वो आदिकाल की समय सीमा यदि अपन किसी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखते हैं साथियों, तो आदिकाल की समय सीमा इन्होंने अंतिम समय सीमा का लगा 1375 तक का वर्णन किया है। और ये 1050 से 1375 विक्रमी संवत है। लेकिन इसमें 17वीं सदी तक का वर्णन आता है राज सिंह का, इसलिए संदिग्ध प्रमाणिक रचना माना जाता है। इस पर संदेह होता है साथियों, तो ध्यान रखना। इसका नायक है खुमाणदित्य, जो चित्तौड़ के राजा खुमाणदित्य का इसमें वर्णन है। लेखक इसके दलपत विजय साथियों। आगे बात करते हैं, तो इसमें ये वर्तमान में पुणे संग्रहालय में इसकी हस्तलिखित प्रति वर्तमान में साथियों पुणे संग्रहालय में सुरक्षित है। ध्यान रखिए, इसकी हस्तलिखित प्रति पुणे संग्रहालय में सुरक्षित है। 5000 छंदों का विशाल काव्य है। अब इसको याद करें, एक ट्रिक में इसको याद करें साथियों। कैसे? अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, खुमान रासो, तो इसको लिखे खुद पुणे संग्रहालय और 5000 छंद, ये आपको याद हो गया। कैसे? खुद पुणे संग्रहालय 5000 छंद साथियों, आपको इस प्रकार से याद करना है। आपको ये क्या हो गया, याद हो गया। एक बार पुनः देखें, आपने यहाँ लिखना है खुद पुणे संग्रहालय और 5000 छंद, जिसमें ये आपको याद हो गया। यह खुद से बनेगा खुमान रासो, देश से बनेगा दलपत या दौलत विजय, और ये वर्तमान में कहा पुणे संग्रहालय में है। ये 5000 छंदों का काव्य है। तो आप इसको इस प्रकार से याद रखें, आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। इसके बाद आप नहीं भूलेंगे। एक बार पुनः आपको देखते हैं यहाँ पर, खुद पुणे संग्रहालय और 5000 छंद। खुद से खुमान रासो, देश से दलपत विजय, पुणे संग्रहालय में सुरक्षित है, 5000 छंदों का ये विशाल काव्य है। ध्यान रखना। दूसरी बात, खुमान या खुमान रासो से ही आप रखना खुमान द्वितीय, खुमान प्रथम नहीं साथियों, क्या रखना, खुमान द्वितीय इसका क्या है, नायक है खुमान रासो का। तो पहला खुमान द्वितीय, दलपत विजय या दौलत विजय, चित्तौड़ खुमान द्वितीय का, चित्तौड़ नरेश खुमान द्वितीय का वर्णन संदिग्ध प्रमाणिक रचना, क्योंकि 17वीं सदी के राजा राज सिंह तक इसमें वर्णन मिलता है। वर्तमान में पुणे संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी हस्तलिखित प्रति है जो पुणे संग्रहालय में सुरक्षित है, और 5000 छंदों का ये विशाल काव्य है। इसके बाद आता है साथियों बीसल देवरासो। क्या आता है? बीसल देवरासो के साथ साथ ध्यान रखना, इसकी जो नायिका है साथियों वह है राजमती, इसकी नायिका है। ध्यान रखना, कई बार इसकी नायिका का नाम पूछ लिया जाता है। राजवती इसकी नायिका नहीं है साथियों, राजवती नहीं है, मती है।
बिसलदेव रासो राजमती। नायक के बिसलदेव, जिसे साथियों इतिहास में विग्रहराज चतुर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अजमेर के वर्तमान जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, यहाँ पहले जो संस्कृत पाठशाला थी जिसे कुतुब ऐबक के सेनापति शहाबुद्दीन ने साथियों इसको समाप्त कर दिया था, ये वही बिसलदेव रासो जिसे विग्रहराज चतुर के नाम से भी जाना जाता है साथियों। उनकी पत्नी है राजमती, तो इसमें बिसलदेव और राजमती की वीर्य कथा का इसमें वर्णन किया गया है। इसके रचयिता नरपति नाल ने, संपादक सत्यजीत वर्मा और काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इसे प्रकाशित करवाया गया साथियों। तो इसको याद रखिए, आप किसे याद रखिए अभी देखेंगे, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। बिसलदेव रासो, इसके रचयिता है नरपति नाल ने, संपादक सत्यजीत वर्मा और प्रकाशित किया काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। रचना वर्ष 1212 विक्रमी संवत अर्थात 1155, क्योंकि 1155 आपको पता है कि अब जो सन चलता है साथियों, ये विक्रमी संवत से 57 वर्ष पीछे चलता है, अर्थात सन से विक्रमी संवत 57 वर्ष क्या चलता है, आगे चलता है साथियों। ये सभी चल रहा है साथियों 2024, तो 2024 में 57 जोड़े साथियों क्या होते हैं 81, कितने होते हैं 81, यानी कि अभी जो चल रहा है 2081 साथियों विक्रम संवत चल रहा है। इस प्रकार से इसी रचना के आधार पर आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। किसी रचना के बिसलदेव रासो के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी। किस शब्द से मानी, रसायन से मानी। और किस रचना के आधार पर मानी, बिसलदेव रासो रचना के आधार पर मानी है। लाइन याद रखना, इस रचना के आधार पर शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। ध्यान रखना साथियों। आगे वियोग, ध्यान रखना, वियोग श्रृंगार प्रधान रासो काव्य या वीर्य श्रृंगार प्रधान वीर्य काव्य है। वियोग श्रृंगार प्रधान रासो काव्य है, ध्यान रखना। किसमें, यानी कि ये वीर रस प्रधान काव्य नहीं है, ये श्रृंगार रस प्रधान काव्य है साथियों, ध्यान रखना। और श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। तो इसमें अधिकतर जो 90% वर्णन है साथियों, वह वियोग श्रृंगार का वर्णन है। तो ध्यान रखना, वियोग श्रृंगार प्रधान रासो काव्य है, श्रृंगार प्रधान वीर्य काव्य है, गे मुक्तक शैली में रचा गया, गे शैली में रचित काव्य है। गे शैली में रचित रासो काव्य है, गे मुक्तक शैली में रचित रासो काव्य है। और बिसलदेव रासो वर्णनात्मक काव्य है, न कि वीर गाथात्मक। ध्यान रखना, बिसलदेव रासो वर्णनात्मक काव्य है, ने की वीर गाथात्मक काव्य है। गे शैली में रचित रासो है। आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम वीर गीत कहा है। ध्यान रखना, इसलिए कभी कभी यहाँ पर भ्रम हो जाता है लोगों को और फिर ये आंसर चला जाता है। देखो साथियों, आज जो अपन रासो पढ़ रहे हैं, इन रासों में साथियों आप यदि राजस्थान के 10 एग्जाम देखें, 10 में से 5 में इन रासों में से प्रश्न आता है। जीके के प्रश्न की बात कर रहा हूँ, जीके के पेपर की। जीके में तो आता ही, साथ साथ आपके हिंदी में भी आता है साथियों। तो आप इनको अच्छी रासों को तो अच्छी तरह से याद करें साथियों, क्योंकि रासों में से एग्जाम में यदि आपका जीके में प्रश्न में नहीं आता, जीके में नहीं आता है, तो ये साथियों आपका सेकंड पेपर में तो आ जाता है, सेकंड में नहीं आता तो जीके में आता है। तो जरूर से इसे याद जरूर करिएगा साथियों। गे मुक्तक शैली में रसा काव्य है और आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम वीर गीत कहा है। आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम वीर गीत कहा है। और हिंदी में 12 मासा वर्णन पद्धति का सर्वप्रथम आरंभ इसी ग्रंथ से माना जाता है। हिंदी में जो 12 मासा वर्णन पद्धति का आरंभ माना जाता है वो बिसलदेव रासो से ही माना जाता है। 12 मासा से बिसलदेव रासना, 12 मासा बिसलदेव, 12 मासा बिसलदेव, 12 मासा बिसलदेव साथियों याद रखना। 12 मासा वर्णन पद्धति का सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णन हुआ, तो साथियों फिर बाद में हुआ किसे, पहले हुआ बिसलदेव रासो में, बाद में फिर जयसिंह ने पद्मावत, तो साथियों पद्मावत में 12 मासा वर्णन किया, उन्होंने नागमती का वीर्य दिखाया, वहाँ पर भी वह नागमती का अन्य राजमती का है। अजमेर नरेश विग्रहराज चतुर, जिसका नाम उपनाम बिसलदेव था, और उनकी पत्नी राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा वर्णित है साथियों। यानी कि इसमें जो नायक है विग्रहराज चतुर थे, जिसे बिसलदेव रासो भी कहा जाता है इस इतिहास में, और उनकी पत्नी का नाम है साथियों, रानी का नाम है राजमती। दोनों का इसमें साथियों एक विवाह का वर्णन है, दोनों का विवाह होता है। फिर वियोग का वर्णन है, क्योंकि कहा जाता है कि विवाह की पहली रात से ये रूठ जाती है, या फिर साथियों रूठी रानी इनको ही कहा जाता है शायद साथियों इनको ही कहा जाता है। और फिर बाद में इनका पुनर्मिलन होता है साथियों। और ये इन सभी का वर्णन, रूठी रानी शायद दूसरे को कहा जाता है, लेकिन साथियों इनके बीच में कहा जाता है कि दोनों के मध्य साथियों विवाह होने के तुरंत बाद दोनों में मतभेद हो जाता है, और फिर यहाँ से ये चले जाती है, और फिर कहा जाता है ये बंगाल में जाने कहाँ रहती है, फिर बाद में आकर ये
अजमेर जाने कहाँ फिर रहती है, इस प्रकार से ये वियोग में रहता है और फिर इनका पुनर्मिलन होता है किने का, विग्रहराज और राजमती का। तो ये वीर्य काव्य है, श्रृंगार रस प्रधान वीर्य काव्य, इस बात का ध्यान रखना, ये वीर रस प्रधान वीर्य काव्य नहीं है साथियों। आदि संत तक केवल एक छंद का प्रयोग हुआ, उस छंद का नाम है चौपाई। वह कौन सा रासो काव्य जिसमें एक छंद का प्रयोग हुआ, आदि संत तक, ध्यान रखना वह है साथियों कौन सा, बिसलदेव रासो, और उस छंद का नाम है चौपाई। आदि संत तक किस छंद, वह कौन सा रासो काव्य जिसमें आदि संत तक केवल एक ही छंद का प्रयोग हुआ है, वह है साथियों ध्यान रखना बिसलदेव रासो। इसके बाद ये 4 खंडों में और 125 छंदों में वर्णित है, यानी चौपाई के जो उदाहरण है साथियों इसमें 125 उदाहरण है, इनको ये 4 खंडों में विभाजित किया गया है। 12 मास वर्णन पद्धति का आरंभ आषाढ़ माह से होता है। हमने देखे जो 12 मास पद्धति का आरंभ होता है वो आषाढ़ माह से होता है। 12 मास पद्धति का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ साथियों वो किसमें होता है, बिसलदेव रासो में हुआ। लेकिन अपन ने एक और पढ़ा, षड ऋतु वर्णन पद्धति का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से माना है, षड ऋतु से याद रखना साथियों, संदेश रासक जो अब्दुल रहमान का है साथियों, जिसे हिंदी का पहला मुस्लिम ज्ञात कवि माना जाता है। संदेश रासक, षड ऋतु से संदेश बनेगा और 12 मासा से बिसलदेव बनेगा, दोनों आपको याद होना चाहिए। 12 मासा है बिसलदेव और षड ऋतु है संदेश रासक। ये 12 मासा बिसलदेव, षड ऋतु संदेश रासक, जिसके रचयिता अब्दुल रहमान साथियों, और ये होता है आषाढ़ माह से। इसमें मेघदूत और संदेश रासक की दूत परंपरा इस काव्य में विद्यमान है। कौन, एक तो मेघदूत है और एक संदेश रासक है, दोनों की पद्धति इसमें। संदेश रासक संस्कृत का काव्य है, मेघदूत संस्कृत का है, और मेघदूत साथियों जैसे लिखा है अब्दुल रहमान में, जिसे हिंदी में सर्वप्रथम षड ऋतु वर्णन पद्धति का प्रयोग मिलता है। आगे बात करते हैं सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र ने यह पंक्ति इसके विषय में कही है, एक बार पुनः, सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। किस काव्य में, बिसलदेव रासो के विषय में कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने कि सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। ये कहा किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने, और यह घटनात्मक काव्य नहीं, यह वर्णनात्मक काव्य, यह कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, यह वर्णनात्मक काव्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह घटनात्मक काव्य नहीं, यह वर्णनात्मक काव्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह घटनात्मक काव्य नहीं, यह वर्णनात्मक काव्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साथियों। यह काव्य ग्रंथ केवल गाने के लिए रचा गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। यह काव्य ग्रंथ केवल गाने के लिए रचा गया था, ये किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा साथियों। देखिए ये हम इस पंक्तियों की बात करते हैं, ये कोटेशन की बात करते हैं, इन उक्तियों की बात करते हैं, तो साथियों इस सेकंड ग्रेड के लिए तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर साथ साथ टीजीटी पीजीटी और कभी कभी टीजीटी में पूछ लिया जाता है साथियों। तो फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो तो एक एक पंक्ति आपको याद करना अति आवश्यक है साथियों, क्योंकि फर्स्ट पेपर में कम से कम मानिएगा फर्स्ट ग्रेड के पेपर में 5 प्रश्न इसी प्रकार की उक्तियों को मिलते हैं साथियों आपको। लेकिन साथियों देखते हैं 2022 में जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ उसमें भी इस प्रकार की पंक्तियाँ पूछी गई है, इसलिए आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं साथियों। तो मेरा तो मानना है कि आप जब इतना याद कर ही रहे हो तो इन पंक्तियों को भी याद कर ले साथियों, जो होती है उसे याद कर ले, नहीं होती उसे छोड़ दे, लेकिन याद करें। जैसे सामंती गहरी अरुचि, इसमें डॉक्टर नगेंद्र याद कर ले, घटनात्मक वर्णनात्मक आचार्य शुक्ल, गाने के लिए केवल गाने के लिए, ऐसे एक एक आप शब्दों को पकड़े और इनको आप याद कर लीजिएगा। आदि संत तक केवल चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है साथियों। अब याद रखें, अब इसको अपन ने जो पढ़ा बिसलदेव पढ़ा, तो अब याद को रखें, इसको याद रखें कैसे, 20 नर सत्य काशी, 20 नर सत्य काशी, 20 नर सत्य काशी, 20 से बिसलदेव रासो, ने से नरपति नाले, सत्यजीत वर्मा, और काशी से काशी नागरी प्रचारणी सभा। तो ये तो 20 नर सत्य काशी, ये अपना यहाँ देख लिया अपन ने, 20 नर सत्य काशी। इसके बाद ये वे श्रृंगार रस प्रदान काव्य, श्रृंगार रस प्रदान काव्य, वीर रस यानी वीर नर सत्य काशी, श्रृंगार रस प्रदान काव्य, और साथियों आदि संत तक एक ही छंद का प्रयोग हुआ है। इसका नायक है बिसलदेव रासो है, जिसे विग्रहराज भी कहा जाता है। इसकी नायिका है वो राजमती है साथियों, ध्यान रखना राजमती, वती आपने याद नहीं रखे, इसे राजमती ही याद रखें। राजमती कभी कभी ये पूछ लेता है, अक्सर पूछ लेता है, कभी कभी नहीं साथियों।
इस प्रकार से अपना ये होता है। इसके बाद आता है हम्मीर रासो, अपना तीसरा ग्रंथ है साथियों, तीसरा रासो। इसके रचयिता है शारंगधर। इसका विस्तृत वर्णन आदिकालीन अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर कर चुका है, यानी आदिकालीन अपभ्रंश काव्य प्रकरण में इसको अपन ने साथियों देखा है, जिसके रचयिता है शारंगधर, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकालीन काव्य प्रकरण देखा साथियों, तो आदिकालीन काव्य प्रकरण में अपन शारंगधर पढ़ा। शारंगधर में साथियों अपन ने शारंगधर की जो है हम्मीर रासो वह शारंगधर का ही है साथियों। अब ये हम्मीर रासो है, इसमें साथियों रणथंभौर के जो हम्मीर है साथियों, उसके बारे में चौहान वंश के राजा रणथंभौर के जो हम्मीर है उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। और ये अप्राप्य रचना है। क्या है साथियों, ध्यान रखना, हम्मीर रासो अप्राप्य रचना है। इसमें चित्तौड़ नरेश रणथंभौर नरेश, क्या रणथंभौर नरेश हम्मीर का वर्णन है। यह अप्राप्य रचना है, यानी उनकी वीरता और शौर्य का इसमें वर्णन किया गया है। अप्राप्य रचना है। इसके कुछ साथियों प्राकृत पेंगलन में मिलते हैं। किसमें? प्राकृत पेंगलन में इसके कुछ साथियों पद मिलते हैं, जिसके आधार पर शुक्ल ने इसका अतिष्ठ माना है। और प्राकृत पेंगलन में जो छंद शास्त्र से संबंधित रचना है साथियों, और इसके संकलनकर्ता की बात करते हैं प्राकृत पेंगलन की साथियों, तो इसके लक्ष्मीधर प्राकृत पेंगलन के रचयिता माने जाते हैं। और इसमें 4 कवियों के पद संकलित हैं, शारंगधर, विद्याधर, जज्जल और बब्बर। शारंगधर, विद्याधर और एक के साथियों जज्जल और एक के बब्बर, इन 4 कवियों के इसमें प्राकृत पेंगल में संकलित है। ध्यान रखना, हम्मीर रासो रणथंभौर के राजा हम्मीर का इसमें वर्णन है। इसके रचयिता है शारंगधर, रचयिता है शारंगधर है। ये अप्राप्य रचना है, अभी तक ये प्राप्त नहीं, केवल इसका वर्णन मिलता है वो पर लिखता है प्राकृत पेंगलन में। और प्राकृत पेंगलन के रचयिता है साथियों लक्ष्मीधर, और लक्ष्मीधर इस प्राकृत पेंगलन में 4 कवियों का वर्णन मिलता है, शारंगधर, विद्याधर, जज्जल और बब्बर का। इस प्रकार से याद करें और इसको अधिक देखना है साथियों, तो मैंने प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप अपभ्रंश काव्य में जाइए, आपको 4-5 चौथी क्लास में आपको कहीं ना कहीं साथियों ये हम्मीर रासो मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे लिख लीजिएगा। अब पढ़ते हैं विजयपाल रासो साथियों। विजयपाल रासो नल्ले सिंह, इसके रचयिता है नल्ले सिंह। तो विजयपाल रासो नल्ले सिंह, 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 विजयपाल रासो नल्ले सिंह। इस प्रकार से आप इसे याद करें, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा साथी। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के नामकरण में जिन 12 पुस्तकों की सूची दी है, उसमें विजयपाल रासो का नामोल्लेख है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल में जिस काल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम भी दिया, तो वीरगाथा काल के लिए इन्हें 12 कृतियों का आधार माना है साथियों। 12 कृतियों में 6 कृतियाँ रासो है। उस रासो कृतियों में एक नाम विजयपाल रासो को भी आता है साथियों। आगे देखते हैं विजयपाल रासो ने शुक्ल जी ने अपनी साहित्यिक रचना ग्रंथ में अन्यत्र कहीं भी इस पुस्तक के बारे में चर्चा नहीं की, केवल अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर्गत इसका नामोल्लेख किया। डॉक्टर नगेन ने भी आदिकाल के रासो काव्य के अंतर्गत केवल 5 ही रचनाओं का परिचय दिया, विजयपाल रासो का नहीं। और डॉक्टर नगेन ने भी आदिकाल के अंतर्गत जो 5 रचना दी, इसमें उन्होंने विजयपाल रासो का वर्णन नहीं किया। और इन्होंने भी नहीं किया, इन्होंने कहा किया अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर्गत साथियों ने विजयपाल रासो का वर्णन किया है। डॉक्टर नगेन ने विजयपाल रासो को भक्ति काल का वीर काव्य कहा है। इन्होंने तो आदिकाल में कहा ही नहीं, इन्होंने तो इसे भक्ति काल में ले आए। भक्ति काल का इन्होंने वीर काव्य कहा। किसे? विजयपाल रासो को। किसो? विजयपाल रासो को डॉक्टर नगेन ने भक्ति काल का वीर काव्य कहा है। डॉक्टर नगेन ने भक्ति काल का वीर काव्य किस रासो को कहा है? तो वे विजयपाल रासो को कहा है। प्रिय साथियों ध्यान रखें, इसमें करौली के राजा विजयपाल और पुंग राजा का युद्ध वर्णित है। किसे? विजयपाल रासो में। डॉक्टर नगेन के अनुसार इसके केवल 42 छंद प्राप्त होते हैं और इसमें तोप चलाने का वर्णन मिलता है, जिससे इसके परवर्ती काल की रचना होने की संदेह होता है। यानी इसमें तोप चलाने का वह कौन सा रासो है जिसमें साथियों तोप चलाने का वर्णन है, या फिर इसमें अंग्रेजों का वर्णन है, तो साथियों वो आता है विजयपाल रासो। और ये विजयपाल रासो करौली के राजा थे विजयपाल, जिनका इसमें वर्णन है। विजयपाल रासो में अंग्रेजों का वर्णन भी मिलता है, इसमें तोप चलाने का वर्णन भी मिलता है, इसलिए संदिग्ध प्रमाणिक रचना मानी जाती है। परवर्ती काल की रचना होने पर इसमें संदेह उत्पन्न होता है साथियों, इस बात का ध्यान रखना। इस प्रकार अपने अगला ये होता है विजयपाल रासो, जो करौली के राजा थे विजयपाल रासो। ध्यान रखना, विजयपाल रासो नल्ले सिंह, विजयपाल रासो करौली के राजा थे। इसमें तोप चलाने का वर्णन मिलता है, इसमें अंग्रेजों का वर्णन भी मिलता है साथियों, ध्यान रखना, इससे अंग्रेजों का वर्णन भी मिलता है। इससे साथियों रासो काव्य के अंतर्गत ना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्थान दिया, डॉक्टर नगेन ने क्या दिया। डॉक्टर नगेन ने तो इसे साथियों भक्ति काल का वीर काव्य कहा है। क्या कहा? भक्ति काल का वीर काव्य कहा है। डॉक्टर नगेन क्या कहा? भक्ति काल का वीर काव्य कहा इसे।
किसके? विजयपाल रासो को। अगला जो आता है साथियों अपना आता है परमार रासो। और ये परमार रासो ध्यान से पढ़िएगा साथियों। परमार रासो इसमें से परमार रासो में से अक्सर प्रश्न आ ही जाता है। परमार रासो इसको याद है पर जगनिक, परमार रासो जगनिक, इसको याद रखे पर जगनिक, क्या रखे? पर जगनिक, इसको याद रखे पर जगनिक, पर जग, या इसे याद रखे पर जगनिक या पर जग, पर जगनिक या पर जग, इसको 2-5 बार पढ़े बिल्कुल याद हो जाए। परमार रासो का पर जगनिक, परमार रासो जगनिक, परमार रासो जगनिक या पर जगनिक, पर जगनिक, पर जगनिक, पर जगनिक, इसको याद करें। ये सबसे अप्रमाणिक रासो है, सबसे अप्रमाणिक रासो माना जाता है साथियों, तो वो माना जाता है परमार रासो। जगनिक कालिंजरा के राजा परमर्द देव का आश्रित कवि था। परमारवर्ती देव का उपनाम परमाल था, इसलिए इसे परमाल रासो कहते हैं। परमारवर्ती देव का उपनाम परमाल था, इसलिए इसे परमार रासो के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय साथियों आगे बात करें, इसमें महोबा के वीर आला और उदल की वीरता का वर्णन है। इसमें महोबा के वीर आला और उदल की वीरता का वर्णन है, इसलिए इसे आला खंड भी कहा जाता है। ये आला और उदल साथियों परमरवीर देव के 18, 19, 20 साल के वीर जवान युवक थे साथियों। 18-20 साल के कहा जाता है कि आला और उदल ने उस समय जब ये साथियों युद्ध हुआ था, महोबा का युद्ध है, पृथ्वीराज ने जब महोबा पर आक्रमण किया, उस समय पर यह लिखा गया ग्रंथ साथियों। तो ऐसा कहा था उन्होंने इतनी वीरता दिखाई थी इसमें, शायद इतनी वीरता दिखाई थी कि आज तक किसी ने इतनी वीरता नहीं दिखाई, इसने आला और उदल ने साथियों, ऐसा इसके विषय में कहा जाता है साथियों। तो और आगे बात करें, आला एक छंद भी है और एक लोक गायन शैली भी है। ध्यान रखना आला एक छंद भी कहा जाता है और छंद भी है, और ये एक लोक गायन शैली भी है। और आला एक उदल भी, आला एक उनके इसका नाम भी है साथियों सामंत का। वीर रस प्रधान गेय काव्य है परमार रासो। ध्यान रखना श्रृंगार रस प्रधान काव्य कौन सा है? बिसल देव रासो। और वीर रस प्रधान काव्य कौन सा है? परमार रासो। और इसके विषय में कहा जाता है, ध्यान रखना, कि इसे सुनकर वृद्ध पुरुष भी तलवार उठा लेते हैं। किसे सुनकर? परमार रासों को सुनकर साथियों वृद्ध पुरुष भी तलवार उठा लेते हैं। कहा जाता है कि इसे सुनकर वृद्ध पुरुष भी तलवार उठा लेते हैं। और इसे आज भी बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसे आज भी बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसकी कथा वस्तु पृथ्वी रासों के महोबा समय पर आधारित है। किसकी कथा वस्तु? जो है जो परमार रासो है, तो परमार रासो की जो कथा वस्तु है वो पृथ्वी रासो के महोबा समय पर आधारित है। ध्यान रखना 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिला कलेक्टर, जिसका नाम था साथियों चार्ल्स इलियड, ने इसे आलाखंड के नाम से प्रकाशित करवाया था। यानी परमार रासो का जो पहला नाम था वो आलाखंड था, और यह आलाखंड नाम दिया चार्ल्स इलियड ने दिया। ये फर्रुखाबाद के 1865 में वहाँ के ये कलेक्टर थे, जिन्होंने साथियों परमार रासो को आलाखंड के नाम से प्रकाशित करवाया। और परमार रासो को जो परमार रासो जो नाम दिया साथियों, ये बाबू श्याम सुंदर शर्मा ने दिया। और ये कहाँ से? नागरी प्रचारणी सभा से, काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। यानी इसे परमार रासो को आलाखंड से नाम से प्रकाशित करने वाले थे साथियों फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिला कलेक्टर, जिनका नाम था चार्ल्स इलियड, और ये 1865 में प्रकाशित करवाया। जिसे हम परमार रासो पढ़ते हैं साथियों, परमार रासो जो नाम दिया वो बाबू श्याम सुंदर शर्मा ने दिया, और इसका प्रकाशित किया नागरी प्रचारणी सभा ने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे युद्ध काव्य कहा। ध्यान रखना डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे युद्ध काव्य कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे युद्ध काव्य किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे युद्ध काव्य कहा, और वाटरफील्ड द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया। इसमें वीर रस का इतना वर्णन है साथियों, आपको इसको जब पढ़ेंगे आपको साथियों, तो इसके लिए एक प्रसिद्ध पंक्ति है। इसमें वीर रस का इतना कहा जाता है कि 12 बरस कुकर जिए, 13 बरस जीवे सियार, 18 बरस क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन धिक्कार। इतना इसमें वर्णन किया। क्या? एक बार पुनः 11 बरस कुकर जिए, 12 बरस कुकर जीवे, 13 बरस जीवे सियार, 12 बरस कुकर जीवे, 12 बरस कुत्ता जीता है, और 12 बरस कुकर जीवे, 13 बरस जीवे सियार, तो सियार होता है वो 13 बरस जीता है। 18 वर्ष क्षत्रिय जो होता है, जो क्षत्रिय होता है साथियों, उसकी उम्र इस ग्रंथ इसमें परमार रासो में 18 वर्ष ही बताई गई है। यदि क्षत्रिय का जीवन 18 वर्ष से ज़्यादा है तो उसके जीवन धिक्कार है, उसका जीना धिक्कार। इतना ज़्यादा वीर रस का इसमें वर्णन किया गया है। इसलिए तो कहा जाता है कि परमार रासो को यदि वृद्ध पुरुष भी इसको पढ़ ले तो वह भी अपना हाथों में तलवार
उठा लेते हैं। जैसे 12 बरसरों कोकर जीवे, 13 बरसरों जीवे सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। इस प्रकार से साथियों परमार रासों में इस प्रकार के वीर रस का वर्णन है साथियों। तो ये अपने रासों आज कल पढ़ेंगे साथियों पृथ्वीराज रासो। यदि इस पृथ्वी रासो को भी आज ही पढ़ते हैं साथियों तो ये अपनी जो क्लास है ये बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी साथियों, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इस क्लास को आज अब नहीं समाप्त करते हैं क्योंकि पढ़ भी अपने किसमें लिया 5 रासों अपन ने साथियों 25 मिनट में समाप्त कर दिए। कल है साथियों पृथ्वीराज रासो, कल की क्लास में हम पृथ्वीराजों को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार से अपनी ये क्लास बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, आप कम से कम आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज़ साथियों वहाँ पर यदि आप सेंड करते हैं तो जरूर से जरूर सेंड करना। मेरी दक्षिणा यही मानना, मैं यही दक्षिणा आपसे मांगूंगा कि आप इसे बिल्कुल आप देखने के बाद कैसे भी साथियों इनको आप जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम साथियों।